ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड सोसाइटी है। विरासत में प्रॉपर्टी को बचाने के लिए इस पर कितने कितने जुल्म होते हैं। अब हमारी कल्चर को जब एसोसिएट करेंगे टॉपिक से तो हम देखेंगे कि हम दुनिया में जो औरत को मुकाम मिला है वेस्ट में, उससे अभी काफ़ी नीचे हैं। और उसकी बेस क्या है? इलिटरेसी। उसकी बेस है हमारे अपने रिलीजन से भी ताल्लुक़ ना होना। जो इस्लाम ने उसको इज़्ज़त और तक़द्दुस दिया है उसको भी हम फॉलो नहीं करते। हम अपने नफ्स ज़ात, वी आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन्स लेगेसी दैन द वुमेन। डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। अब ये भी एक आम टॉपिक था हमारा कि वाई द डेमोक्रेसी हैज़ नॉट टेकन ऑफ प्रॉपरली और परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। हमने आर्टिकल को इस तरीके से तैयार किया था, ये सारे का सारा यहाँ अप्लाई होता है। आप देखें ना, यही डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री हो या प्रेसिडेंशियल हो, तो इट इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द वेस्ट। वहाँ खा प्रेसिडेंट हो, देखो ना अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बड़ा अच्छा चल रहा है। आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ पार्लियामेंट्री है तो बड़ा अच्छा चल रहा है। तो वहाँ सारे सिस्टम ठीक चलते हैं, इसलिए कि जो अवाम है लिटरेट है। लिटरेट का मतलब है कि अवाम इज़ अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड द ड्यूटीज़ ऑफ दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। और उनके अंदर पावर ऑफ प्रोटेस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कोई अपने आप से इनजस्टिस नहीं होने देते। वो इतना लंबा प्रोटेस्ट करते हैं कि बिल आकर हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं टू डिलीवर टू देम what is due to be delivered to them। यहाँ क्या है? यहाँ करप्शन टॉप पर है, इसलिए कि अवाम में अभी ये शऊर ही नहीं है कि हमारे क्या क्या राइट्स यूज़र्प हो रहे हैं और क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि पावरफुल लोग कर रहे हैं और हमारे टैक्सेस का रिटर्न हमें नहीं दे रहे। और उसका ज़्यादातर चंक जो है इनकी पर्सनल एसेट्स को इंक्रीज़ करने में इस्तेमाल होता है। फिर आप देख रहे हैं कि दुनिया में जो बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं कहाँ हैं? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, दुनिया की सुपर पावर भी है, बट द बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस आर गोइंग ऑन देयर। नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्रीज़ दुनिया के, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। वहाँ दुनिया की यानी वेलफेयर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ ही डेमोक्रेटिक जो कल्चर है वो दुनिया की बेस्ट कल्चर वहाँ प्रिवेल हो रही है। और उसका ताल्लुक लिटरेसी से है, 100% लिटरेसी है, ना सिर्फ क्वांटिटेटिवली बट द क्वालिटेटिवली एज वेल। हमारे एवरेज तो 57% है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसकी अगर क्वालिटी वाइज देखें तो मेरा ख्याल है वो 35% भी अच्छे मुनासिब पढ़े लिखे लोग नहीं आपको मिलेंगे। और सबसे कम जो लिटरेसी परसेंटेज है वो कहाँ है? साउथ एशिया में है और अफ्रीका में है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ और अनरेस्ट और इंस्टेबिलिटी इन्हीं मुल्कों में है। और सबसे ज़्यादा सिविल वार्स और डेमोक्रेटिक जो इश्यूज़ हैं वो अफ्रीका में है, क्योंकि अफ्रीका सबसे बैकवर्ड की है। तो लिहाजा इसलिए कि वहाँ की डेमोक्रेटिक सिस्टम डिलीवर ही नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं 30-30, 40-40 साल से हुक्मरान है और अल्टीमेटली अब वहाँ प्रोटेस्ट होने शुरू हुए हैं। सूडान में प्रोटेस्ट हुआ है, ये अलजायर में भी जारी है। आगे आ जाता है एक्सपेंडिंग आईटी अ कर्स और ब्लेसिंग। ये एक भी मशहूर टॉपिक है आईटी से, यानी इसका थोड़ा सा सोशल मीडिया से भी आप लिंकअप कर सकते हैं, या साइबर क्राइम्स और हैकिंग। अब देखें ना, ये एक टूल है, बेसिकली आईटी एक टूल है, इट्स सेल्फ कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही टूल है जैसे एक पिस्टल एक टूल है या नाइफ एक टूल है। उसका बैड यूज़ उसको बैड बनाता है। ये नहीं है कि अगर किसी ने बैड यूज़ किया है तो आप ऐसे करें कि टोटल नाइफ्स ही ग्लोब से एलिमिनेट कर दें या टोटल पिस्टल्स ही एलिमिनेट कर दें। या अगर किसी इंसान ने क्राइम किया है या कुछ क्रिमिनल बढ़ गए हैं किसी इलाके में, तो ये नहीं है कि आप क्रिमिनल को एड्रेस करने की बजाय आप सारे के सारे कहते हैं इंसान ही ख़त्म कर दिए जाएं, क्योंकि इंसान होगा तो क्राइम होगा। तो ये कोई हल नहीं है। तो चीज़ें ये हैं कि आईटी एक टूल है। आप देखें कि सारी दुनिया आईटी से तो बेस कर रही है इस वक्त, ये तो इसकी ऑक्सीजन है इस वक्त। आप देखें हमारा जितने भी एयर ट्रैफिक है वर्ल्ड की, सारी आईटी के सिस्टम से कंट्रोल हो रही है। आप आईटी सिस्टम को बंद कर दें या सैटेलाइट सिस्टम को, आप जो इंफॉर्मेशंस सैटेलाइट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही हैं, तो ये दुनिया स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ जाएगी। अगर साइबर क्राइम है या हैकिंग सिस्टम है, हम एक दूसरे की चीज़ों तक रसाई हासिल करते हैं, क्लासिफाइड जो एरियाज़ हैं, तो
आपने उसके वे आउट निकालने हैं, कोई ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने हैं कि आपकी जो क्लासिफाइड और सीक्रेट आपकी चीज़ें हैं वहाँ तक एक्सेस ना हो। कहते हैं कि इंसान में ये एबिलिटी है कि अगर ये कोई ख़राबी पैदा होती है तो ये उसको दुरुस्त भी कर सकता है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें भी आईटी का बहुत बड़ा रोल है। तो अब लोग कई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के हवाले से एक सेंसिटिविटी क्रिएट करते हैं, अप्रीहेंशन क्रिएट करते हैं कि ह्यूमन जॉब्स का लॉस हो जाएगा। जो आईटी के हवाले से भी था कि जी ये जो कंप्यूटराइजेशन से जॉब लॉस हो जाएगा और जो मैनुअल काम होते थे वो इससे होने शुरू हो गए, बल्कि नए जॉब क्रिएट हुए हैं इससे। तो अगरचे मैनुअल चीज़ें कम होती जा रही हैं और ऑटोमेशन में इंसान जाता जा रहा है और आईटी का उसमें रोल है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। लिहाजा ये एक नेगेटिव सोचें हैं तो आप जो एक बैड एस्पेक्ट है या बैड यूज़ है उसको रोकने के आप टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये पहले आप बताने के बाद कि जी ये ब्लेसिंग और कर्स, फिर आप उसको ओवरऑल जो आप कहेंगे जो रिज़ल्ट आपने निकालना है तो बेसिकली इट्स ए ब्लेसिंग। तो और इसकी जो बैड एरियाज़ हैं उसको एड्रेस किया जा सकता है। मैन हैज़ द एबिलिटी टू एड्रेस दैट। लास्ट है क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। अब ये बेसिकली एजुकेशन की बात है कि लिटरेसी और एजुकेशन इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहम है और किसी कंट्री के लिए ये इंजन ऑफ ग्रोथ है और जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे लेके जाने के लिए। तो इसमें आप देख लें कि अगर इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों, आप थर्ड वर्ल्ड का या अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड का मुआयना करें डेवलप्ड वर्ल्ड से, तो वाज़ेह चीज़ जो एक नज़र आती है वो लिटरेसी परसेंटेज ही है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। अगर यूएसए सुपर पावर है तो वो एजुकेशन में सबसे एडवांस है। अब देखो ना उनके क्लासरूम एक यूनिट है, एक बेस है, वो इब्तिदा है। बच्चे ने क्लासरूम में बनना है। अब बच्चे की तालीम का सारा तल्लुक उसकी क्रिएटिव फैकल्टी का, उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग का, ये क्लासरूम से तल्लुक है। अब उसकी क्वालिटी का लेवल वो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, डेवलप्ड वर्ल्ड में और है, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में और है। तो हम लोग गोया कि हमारा जो फ्यूचर है वो क्लासरूम में बनता है। अब आप देख लें क्लासरूम में क्या चीज़ें होती हैं। क्लासरूम 3-4 चीज़ों का नाम है। नंबर 1 कि कौन सा करिकुलम पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। नंबर 2 जो टीचर है उसकी एबिलिटी क्या है, वो प्रोफेशनली कितना कॉम्पिटेंट है। नंबर 3 वो बच्चों में कितनी क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप करने की अहलियत रखता है। और नंबर 4 उसका एग्जामिनेशन और एवेलुएशन सिस्टम कैसा है, वो कैसे मॉनिटर हो रहा है, सुपरवाइज हो रहा है और कैसे मैनेज हो रहा है सिस्टम। और अल्टीमेटली जब बच्चा वहाँ से निकलता है तो कितना रिफॉर्म्ड और चेंज में होता है। ये चीज़ें हैं जो कि क्लासरूम से निकलती हैं। अब आप देख लें हमारे क्लासरूमों का अंदाज़ा कर लें, उसका कंपैरिजन कर लें वेस्ट के क्लासरूमों से, और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि क्यों लोग कॉन्शियस हैं कि या इस बात को समझते हैं द पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड से फ्रॉम हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, वहाँ के क्वालिफाइड का लेवल थर्ड वर्ल्ड के किसी या अफ्रीका के किसी मुल्क से कोई ताल्लुक़ हो तो उसका लेवल क्या होगा, और वो नेशन बिल्डिंग में कितने रोल अदा कर रहा होगा वो बच्चा। तो ये चीज़ें हैं। तो यानी क्लासरूम आप सारा एजुकेशन सिस्टम जो है वर्ल्ड का, और जो लिटरेसी परसेंटेज है और जो क्वालिटी वाइज है उसका आप कंपैरिजन करें, उसका आप एनालिसिस करें। तो ये चीज़ें अभी आप एक और चीज़ मैं देख रहा था कि जब हम एजुकेशन की बातें कर रहे थे कि दुनिया में एजुकेशन की इतनी अहमियत है, इवन आप फ्यूचर का फोरकास्ट कर सकते हैं कि कौन सी नेशन अब दुनिया में आगे जा रही है। तो मैंने एक एनालिसिस देखा अमेरिका में कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में, अब देखो ना दुनिया की टॉप 52 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप 100 में, वो यूनाइटेड स्टेट्स की हैं। अब इसका मतलब ये है कि क्वालिटी एजुकेशन इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा अगर एक कंट्री के हवाले से देखा जाए तो USA में। अब मैंने देखा कि USA में PhD लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो सबसे ज़्यादा किस मुल्क से आए हुए हैं। तो एक एनालिसिस के मुताबिक 33% सारी दुनिया का वो सिर्फ चाइना से गए हुए हैं वहाँ।
पीएचडी करने। अब उनके पास जब पैसा आया तो उन्होंने पहला काम ये किया कि क्वालिटी एजुकेशन हासिल की जाए, और दे आर एनरोल्ड इन पीएचडी सेक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और 3,51,000 चाइना के स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। और दूसरे नंबर पर इंडिया के हैं 1,86,000। और बाकी मैंने देखा टॉप जो 25 का जब मैंने एनालिसिस किया तो उसमें नेपाल जो है वो 13th पोजीशन पर है, 11,600 उसके। और उसके बाद जो बांग्लादेश है ये 25th पोजीशन है विद 7,000 स्टूडेंट्स। और टॉप के 25 में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। तो अब अंदाज़ा लगाएं हमारी प्रेफरेंसेस, फ्यूचर डायरेक्शंस। तो यानी कि नेशंस को बिल्डअप करने वाले लोग जो हैं वो इस वक्त कहाँ हैं और कितनी तादाद में हैं। तो चीज़ें ये हैं। अब मैं आखिर में थोड़ी सी बात करता हूँ कि मिसाल के तौर पर एशिया में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा एडवांस्ड नेशन बनी है वो सिंगापुर है। और सिंगापुर कहते हैं कि एजुकेशन में ये यानी एशियन कल्चर में ये सबसे एडवांस है। और उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की है अब क्लासरूम में कि क्लासरूम में बच्चे की पोजीशंस नहीं बताते कि जी ये बच्चा ही और शी हैज़ स्टूड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कहते हैं इससे एक नेगेटिव माइंडसेट डेवलप होता है बच्चों में कि जो बच्चे फर्स्ट पोजीशंस में नहीं आते वो कम्प्लेक्स में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हम जब बच्चा कम्प्लेक्स में जाता है तो उसकी जो क्रिएटिव फैकल्टी है वो डॉर्मेंट हो जाती है, वो नेगेटिव हो जाती है। तो लिहाजा ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने पोजीशन बताना बंद कर दी है, बल्कि जो लो लेवल के भी बच्चे होते हैं उनको एजुकेट अदरवाइज़ किया जाता है कि देखें आप में पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप अगर इन एरियाज़ पर तवज्जो दें तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हमारे हिसाब से सारे हमारे स्टूडेंट दे आर द बेस्ट। तो इस तरीके से उनमें उनको कम्प्लेक्स में नहीं जाने दिया जाता है, उनमें ये चीज़ नेगेटिव किस्म के जज्बात नहीं पैदा होने दिए जाते। यहाँ तक सेंसिटिविटी है और इतनी साइकोलॉजिकली वो एड्रेस कर रहे हैं बच्चों को, इतना बच्चा वहाँ वीआईपी और इम्पॉर्टेंट है। तो ये है क्लासरूम में नेशंस का बनना।